टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। CH36 गुड बाय किस और HMG हॉट म्यूजिक ग्रुप की मैनेजर अगले दिन डिनर टेबल पर प्रिंस और भावेश को DM मेंशन में एक दूसरे का ख्याल रखने का बोलकर छोड़कर कीर्ति हॉस्पिटल जा रही थी। दक्षिता अपने ऑफिस जा रही थी। सब लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही प्रिंस दक्षिता की हाथ से ब्रेकफास्ट करते हुए अजीब से मुंह बना रहा था। ये देख दक्षिता अपनी भौहें उठाते हुए प्रिंस से बोली, क्यूटी क्या हुआ, क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? ये सुन प्रिंस खाने से भरे छोटे से मुंह से मासूम सी शक्ल बनाकर ना में सिर हिला देता है। प्रिंस के इस जवाब सुनकर शेफ अपनी धड़कन को रोके दक्षिता को देखने लगते हैं। वही भावेश और कीर्ति भी प्रिंस को देख रहे थे। इधर दक्षिता ने भी ब्रेकफास्ट खाया था, उसे बहुत ही अच्छा लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था प्रिंस इस तरह खाने को खराब क्यों बता रहा है। फिर भी दक्षिता ने प्रिंस से सवाल पूछा, क्या खराबी है? प्रिंस अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, एंजल खाना कल की तरह टेस्टी नहीं है, वो कल वाला खाना खाना है। ये सुन कीर्ति और भावेश जो खाना खा रहे थे वह उनके गले में खाना अटक जाता है, वह बुरी तरह खांसने लगते हैं। वो हैरान भरी नजरों से प्रिंस की तरफ देख रहे थे। प्रिंस पप्पी फेस बनाते हुए बोला, एंजल आप मुझे छोड़कर जा रही है, क्या आप मेरे लिए एक खाने की डिश नहीं बना सकती? दक्षिता ने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से कंप्लीट कर किचन में जाते हुए बोली, ड्रामा किंग क्यूटी बना रही हूँ, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। प्रिंस के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना ब्रेकफास्ट बीच में छोड़ सीधा किचन के अंदर घुस जाता है। दक्षिता को पीछे से हक करके कंधे पर अपना चेहरा पप्पी की तरह सहलाने लगा। प्रिंस को देखकर लग रहा था जैसे कोई पेटर अपने मालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। फिर प्रिंस क्यूट सी वॉइस में बोला, एंजल जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। इस वक्त किसी क्यूट पप्पी की तरह लग रहा था। दक्षिता भी प्यार से प्रिंस के गालों पर हाथ रखकर उसका गाल सहला देती है। थोड़ी देर बाद दक्षिता प्रिंस के लिए कुछ सैंडविच तैयार करती है। डाइनिंग टेबल की ओर आ जाती है। प्रिंस जल्दी से अपनी पुरानी प्लेट हटाकर उन सैंडविच की प्लेट को दक्षिता की हाथ से लेकर उनमें से सैंडविच उठाकर उसका बाइट लेते हुए अपनी आंखें बंद करके बोला, एंजल ये खाना होता है, एंजल ये खाना दुनिया का बेस्ट खाना है, हमारे शेफ को खाना बनाना ही नहीं आता। ये सुन शेफ के आंखों से लगभग आंसू ही निकलने वाले थे। अधेड़ उम्र की महिला शेफ ने मन में कहा, प्रिंस बाबा आपको बॉस उसके हाथ का खाना खाना है, बॉस को आप ऐसे ही बोल दीजिए, हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं? हम लोगों ने सोचा था प्रिंस बाबा एकदम एंजल की तरह है, यह मॉन्स्टर के साथ रहकर डेविल बनते जा रहे हैं। इस वक्त उन सबको प्रिंस के रूप में एक छोटा शैतान नजर आ रहा था। उनकी इतनी अच्छी जॉब खा जाना चाहता हो। इधर भावेश भी ललचाए नजरों से उन सैंडविच को देख रहा था। भावेश ने अपने मन में कहा, दी टेस्टी में से सैंडविच मुझे भी देगी। अब भावेश का भी उस खाने से मन भर चुका था। उसकी नज़र प्रिंस के सैंडविच पर टिकी हुई थी। भावेश ने अपने मन में कहा, छोटे खरगोश एक सैंडविच अपने भाई को भी दे दो, तुम कभी भी सैंडविच को अकेले हजम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें नज़र लगा दूंगा, क्या तुम एक सैंडविच मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? भावेश को देखकर साफ लग रहा था कभी भी उसके मुंह से लार टपक सकती है। इधर दक्षिता की नज़र भी जैसे ही भावेश की तरफ गई, उसने प्रिंस की प्लेट से एक सैंडविच उठाया। जैसे ही भावेश को देने वाली थी, प्रिंस जल्दी से दक्षिता का हाथ पकड़कर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, मैं खा रहा हूँ ना, भाभी को क्यों दे रही हो? कल मेरा खाना दिया था, कल भाभी ने हमारी हेल्प की थी, आज क्यों दे रहे हो? आज कौन सी हेल्प की है? ये सुन दक्षिता प्रिंस का सिर को सहलाते हुए बोली, आज भावो तुम्हारा ख्याल रखेगा, उसके साथ एक सैंडविच शेयर करने में क्या बुराई है, कल ज्यादा बना दूंगी। ये सुनकर प्रिंस पहले भाभी को देखता है, फिर उस सैंडविच को भावेश की प्लेट में जाते हुए देख रहा था। प्रिंस ने अपने मन ही मन कहा, ये भाभी हमेशा मेरे खाने को नज़र लगा देता है, इसे जरूरी है क्या मेरा खाना ही लेना? कितना अच्छा टेस्टी खाना पड़ा है, उसे नहीं खा सकता क्या? कल भी मेरे खाने को ले गया, आज भी मेरे खाने को ले गया, गंदा भाभी। यह बोलकर प्रिंस अजीब समूह बनाकर भावेश से बोला, भाभी ऐसे रोज अच्छा खाना खाने की आदत डालने की जरूरत नहीं है, अब आपको कल ये खाना नहीं मिलेगा, इस गंदे खाने को खाने की आदत डाल लो। ये सुनकर सारे शेफ अब इनको दया भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे बोल रहे हो, प्रिंस बाबा अब हम पर दया कर दो, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? भावेश प्रिंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा था, उसकी बात सुनना दूर, उसने प्रिंस पर ध्यान भी नहीं दिया था, वो बस उस सैंडविच को एंजॉय करने में बिजी था। प्रिंस दूसरा सैंडविच खाने लगा, कुछ याद करके अपनी सैंडविच को दक्षिता की तरफ बढ़ा देता है। दक्षिता प्रिंस को सवालिया नजरों से देखती है। प्रिंस सैंडविच दक्षिता होठों के पास से लेकर जाता है, जैसे बोल रहा हो आप भी खा लो। ये समझ दक्षिता उसमें से एक बाइट ले लेती है। ये देखकर कीर्ति भावेश की तरफ देखती है।
शायद भावेश भी सैंडविच की एक बाइट उसे खिलाए। भावेश कीर्ति को इस तरह इग्नोर कर रहा था जैसे कीर्ति यहाँ पर होना। तभी दक्षिता एक सर्वेंट को इशारा करती है। सर्वेंट किचन में पड़ा एक सैंडविच लाकर कीर्ति को दे देता है। कीर्ति भी वह सैंडविच खाने लगती है। प्रिंस की नज़र कीर्ति वाले सैंडविच पर गई। प्रिंस सैंडविच से मुंह भरकर घूरकर को देखने लगा। ये देखकर दक्षिता बोली, क्यूटी वह हमारा सैंडविच नहीं है, शेफ ने तुम्हारी कीर्ति दीदी के लिए बनाया है। कीर्ति प्रिंस को घूरते हुए अपने मन में बोली, छोटा शैतान सैंडविच पर क्यों नजर लगा रहा है। तभी प्रिंस का फोन रिंग करता है। प्रिंस अपनी फोन को अटेंड करके स्पीकर पर डाल देता है। प्रिंस अपने सैंडविच एंजॉय करने लगता है। तभी फोन की दूसरी तरफ से बिट्टू आवाज आई। बिट्टू बोला, प्रिंस आज जल्दी ऑफिस आ जाना, हमारी न्यू मैनेजर आने वाली है जो आज ऑफिस में मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। मैनेजर उसे ही ग्रुप में रखेगी, बाकी मेंबर्स को ग्रुप से निकाल देगी। उसने कुछ म्यूजियम को सिलेक्ट किया है, फिर हमारी जगह पर उन म्यूजिशियन को रख देगी। ये सुन दक्षिता की भौहें ऊपर उठ गई। दक्षिता ने कुछ सोचते हुए बीच में नहीं कहा। ये सुन प्रिंस बोला, ओके बिट्टू मैं आ जाऊंगा। फिर फोन कट करने के बाद परमिशन के लिए दक्षिता की तरफ देखने लगा। दक्षिता अपनी आवाज में बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ठीक है चलो तुम मेरे साथ ही चलते हैं, अपने हाथों का ख्याल रखना, बिल्कुल भी चोट ना लगे। ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देता है। भावेश और कीर्ति को ही मैनेजर कुछ अजीब लग रही थी। उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, वह दोनों अच्छी तरह जानते थे दक्षिता प्रिंस को एक खरोच भी नहीं आने देगी। अगर गलती से किसी ने प्रिंस को हर्ट करने की कोशिश की, दक्षिता उसे नर्क से भी बुरी मौत देगी। ये सोच भावेश और कीर्ति ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वही भावेश अपना टैबलेट कर अपने रूम में चला जाता है। दक्षिता और प्रिंस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री प्राइवेट पार्किंग में जैसे ही प्रिंस कार से उतरने वाला था, दक्षिता ने प्रिंस का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। एक बार के लिए प्रिंस हैरान हो गया। अपनी आंखों को बड़ी करके टुकुर टुकुर दक्षिता का चेहरा देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दक्षिता हल्के प्रिंस के होठों पर बाइट कर लेती है, जिससे प्रिंस होश में आया। फिर वह भी दक्षिता का किस में साथ देने लगा। दोनों एक दूसरे के होंठों को प्यार से सहला रहे थे। तभी प्रिंस ने अपनी जीभ दक्षिता के मुंह में डाल दी। प्रिंस सुबह वाली सैंडविच का टेस्ट महसूस करना चाहता था, जो अभी भी दक्षिता के मुंह से आ रहा है। जैसे ही प्रिंस की जीभ दक्षिता के मुंह में गई, सुबह वाले टेस्टी सैंडविच का स्वाद आने लगा। प्रिंस अपनी जीभ दक्षिता के मुंह में घुमाने लगा। ये देखकर दक्षिता ने किस को डीप कर दिया मेहरा इंडस्ट्री मैनेजर का ऑफिस। इस ऑफिस में अभी विकी, लकी, बिट्टू सर झुकाकर खड़े थे। उनके सामने मौजूद मैनेजर के तौर पर 30 साल की लेडीज बैठी थी, जो दिखने में खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का मेकअप लगा हुआ था। उसके छोटे लड़कों जैसे बाल थे। उसने ऑफिशियल सूट पहन रखा था। उसका परफेक्ट फिगर उस बॉडी सूट में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह मैनेजर चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उन चारों को घूर रही थी। फिर वह अपनी ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम लोगों की ग्रुप में इतने ही लोग हो। ये सुनकर बिट्टू हल्का सर उठाकर बोला, नहीं मैम अभी एक और आने वाला है। ये सुन उस मैनेजर ने मुंह बनाया। ये मैनेजर 30 साल की महिला है। इसका नाम रश्मि है। ये बहुत ही खड़ूस कोल्ड एंड फेमस मैनेजर है। ये किसी को भी रातों रात सिंगर बना सकती है, रातों रात उसका करियर भी बर्बाद कर सकती है। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री बेस्ट सिंगर को चुनती है, तब निखारने का काम ये मैनेजर के रूप में उसे तरसती है। उस सिंगर की पब्लिक इमेज को कुछ ही दिनों में जीरो से टॉप लेवल के करीब पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद रश्मि के केबिन को नॉक होता है। रश्मि कोल्ड आवाज में बोली, कम इन। तभी ब्लैक मास्क लगाए प्रिंस अंदर आता है। अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखता केबिन उसकी नज़र बिट्टू पर जाती है। बिट्टू से 2 मीटर की दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। रश्मि सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, क्या यही तुम्हारा 5वां मेंबर है। ये सुनकर बिट्टू हाँ में सिर हिलाता है। वही प्रिंस बिना किसी बात पर ध्यान दिए इधर उधर ऑफिस को एग्जामिन कर रहा था। प्रिंस अपने मन में बोला, क्या एंजल का ऑफिस भी इतना ही खूबसूरत है। एक दिन एंजल के साथ में मैं उनके ऑफिस देख कर आऊंगा। तभी उसके कानों में रश्मि की आवाज आई। रश्मि बोली, हेलो छोटे लड़के, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। ये सुनकर प्रिंस कंफ्यूजन में रश्मि को देखने लगा। रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, क्या तुम बच्चे हो जो इधर उधर मुंह ताक रहे हो। चुपचाप प्रोफेशनल की तरह दिए करो। मेरी बातें ध्यान से सुनो। आज मैं तुम सब लोगों को एक पार्टी में ले जाने वाली हूँ। वहां पर जाकर तुम लोगों को अपनी कनेक्शन बनाने हैं। जो जितने कनेक्शन बनाएगा उसका करियर उतनी ही जल्दी से बढ़ेगा। ये सुनकर वो पांचों हाँ में सिर हिलाते हैं। तब रश्मि बोली, अब तुम लोग जा सकते हो, शाम को तैयार रहना। फिर प्रिंस की तरफ देख बोली, छोटे लड़के तुम अपने चेहरे पर मास्क मत लगाया रखो। ये सुनकर प्रिंस बोला, सॉरी दीदी लेकिन मैं मास्क नहीं हटा सकता। ये सुनकर रश्मि की आंखें थोड़ी हो गई। इस बच्चे की आवाज कितनी मीठी है। रश्मि के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी स्माइल आ गई, जैसे उसने कुछ सोचा हो। जब वो पांचों केबिन से बाहर चले गए, तब रश्मि ने अपने फोन को उठाया। एक मैसेज लिखा, मुझे 5 लोग ऐसे मिले हैं
जो हमारे काम के लिए बिल्कुल ठीक है। तभी उधर से रिप्लाई आया ओके। उसके बाद रश्मि एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ दरवाजे को घूर रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो छुपाए भी नहीं छुप रही थी। वही अभी बाहर जाते ही मैनेजर कुछ ज्यादा ही खड़ूस नहीं है, फालतू के लेक्चर दे रही है। इसका काम है हमारा करियर पब्लिक इमेज बनाने का। इसका मतलब यह नहीं ये हमें कुछ भी ऑर्डर है, हम इसका फॉलो करते रहे। इन देश को कब से पार्टी में जाकर अपनी इमेज बनाना पड़ने लगी। हमें बस अपनी म्यूजिक से ही पब्लिक इमेज बनानी होती है, क्या हमें उस पार्टी में जाकर म्यूजिक परफॉर्मेंस देनी है। ये सुन सारे लोग कंफ्यूजन। अच्छी रश्मि उन लोगों से करवाना क्या चाहती है। तभी लकी बोला जो होगा देखा जाएगा, अब हमें शाम को पार्टी में जाना ही है। हमारे करियर के लिए मैनेजर का साथ होना जरूरी है। ये मेहरा इंडस्ट्री की बेस्ट मैनेजर है, इसने हमारे करियर को बनाने की कोशिश की। हमारा करियर आसमान को छू लेगा। ये सुनकर सब लोग उसकी बात से सहमत हो गए, फिर अपने अपने काम पर चले गए। इधर दक्षिता इन सब से अनजान एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की तैयारी कर रही थी। क्या प्रिंस उस पार्टी में जाएगा? उस पार्टी में क्या होगा? क्या दक्षिता प्रिंस को पार्टी में जाने देंगे? इस मैनेजर रश्मि के क्या इरादे हैं? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH37। बिट्टू और प्रिंस मुसीबत में। रश्मि के ऑफिस के बाहर आते ही बिट्टू, अनी, विक्की और लक्की आपस में रश्मि को कोस रहे थे। वही प्रिंस ये सोच रहा था वो अपनी एंजल के पास कैसे जाएं। कल सारा दिन दक्षिता के साथ बिताने के बाद आज प्रिंस का यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था वह अभी अपनी एंजल के बाहों में जाकर सो जाए। प्रिंस को कल की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। वो हल्के से जम्हाई लेते हुए इधर उधर देख रहा था। ये देख बिट्टू स्माइल करते हुए थे, प्रिंस की मासूमियत को देख रहा था। अचानक बिट्टू की नज़र प्रिंस के हाथों पर गई। बिट्टू हैरान होते हुए बोला दीदी ने तुम्हें मास्क के साथ ग्लव्स में पहना दिए। ये सुन प्रिंस अपने हाथों को घूरते हुए बोला मेरे हाथों में कल चोट लग गई थी, एंजल ने ग्लव्स पहनने को बोला है। ये सुन अचानक बिट्टू और सब लोग परेशान हो गए। वह जल्दी से प्रिंस की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। दक्षिता के शब्द ही याद आते ही वह अपने कदम पीछे ले लेते हैं। बिट्टू परेशान होते हुए बोला कितनी चोट लगी है? ये सुन प्रिंस मासूमियत से बोला ज्यादा नहीं लगी, अब दर्द नहीं हो रहा, एंजल ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था। ये सुन सब लोग राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद वह अपने म्यूजिक स्टूडियो में चले जाते हैं। वहां पर कुछ म्यूजिक के बारे में बातें करने लगते हैं। इन सब लोगों की मुलाकात को 3 दिन ही हुए थे, जिस वजह से यह एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यह अपने ग्रुप में कैपेबिलिटी बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ म्यूजिक के बारे में बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर तक धुन की बातें करते हैं। प्रिंस अपने हाथ से कुछ भी नहीं छू रहा था, माइक का यूज करके सॉन्ग गा रहा था। ये सब रश्मि म्यूजिक स्टूडियो के बाहर खड़े देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब लोग इस लड़के की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, इसमें गलवल और मास्क क्यों पहन रखा है। उस मास्क के अंदर से रश्मि को बस प्रिंस के होंठ और आंखें ही दिख रही थी, जो दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। उन्हें देख रश्मि बता सकती थी ये लड़का इन 4 लड़कों से ज्यादा हैंडसम है। रश्मि ने अपने मन में कहा अगर मेरे बिजनेस का सवाल नहीं होता तो इस गिफ्ट को मैं ही ओपन कर लेती। रश्मि ने अपने फोन में टाइम देखकर कुछ सोचा अपने ऑफिस में चली गई। इधर दक्षिता जब ऑफिस में आई थी तब उसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। दक्षिता प्रिंस के लिए ड्राइवर को छोड़ मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। आज दक्षिता CCTV के जरिए प्रिंस पर नजर भी नहीं रख पाई थी। दक्षिता कंपनी में चल रही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की वजह से बिजी थी, दूसरा उसे मीटिंग की प्रेजेंटेशन रिकॉल करना था। शाम 6 बजे रश्मि की कार में बिट्टू, अनी, लकी, विक्की और प्रिंस पार्टी लोकेशन की ओर जा रहे थे। बिट्टू ने दक्षिता को मैसेज कर दिया था रश्मि उन्हें किसी पार्टी में लेकर जा रही है, वह रश्मि को मना नहीं कर सकते, उन्हें जाना पड़ रहा है। बिट्टू ने आगे लिखा पता नहीं क्यों उसे इस पार्टी में कुछ गड़बड़ लग रही है, दक्षिता ही इस मामले में कुछ कर सकती है। दक्षिता मीटिंग में बिजी होने के कारण ये मैसेज नहीं देख पाए। 1 घंटे बाद रश्मि की कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी, जिसे देखते ही बिट्टू समझ गया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन बिट्टू ने एक चीज देखकर राहत की सांस ली, ये क्लब होप क्लब था। बिट्टू को अच्छे से पता था ये क्लब आदर्श भैया का है, जिसमें आदर्श, दक्षिता, कीर्ति के शेयर थे, जिस वजह से उसे यकीन था प्रिंस यहाँ पर सेफ रहेगा। जिस वजह से बिट्टू ने राहत की सांस ली, वो प्रिंस से कुछ दूरी बनाकर प्रिंस के साथ होप क्लब में चला गया। उस क्लब को देख प्रिंस भी कुछ बुरी तो कुछ अच्छी यादें ताज़ा हो गई। प्रिंस ने ध्यान से क्लब को देखे लगा। प्रिंस ने अपने मन में खुशी से सोचा शायद एंजल यहाँ हो सकती है। उसकी एंजल से पहली मुलाकात यही हुई थी। प्रिंस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख बिट्टू ने सवाल किया प्रिंस क्या तुम्हें पता है ये दीदी का क्लब है? ये सुन प्रिंस हाँ में सिर हिलाकर बड़ी सी मुस्कान के साथ क्यूट सी वॉइस में बोला मेरी एंजल से पहली बार यही मिला था। यह सुन बिट्टू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था प्रिंस जितना मासूम इंसान इस तरह के क्लब में भी आ सकता है।
अभी बिट्टू कंफ्यूजन में प्रिंस को देख ही रहा था। अचानक वो लोग एक प्राइवेट रूम के बाहर पहुंच गए। उन्होंने महसूस किया उस प्राइवेट रूम के अंदर से बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा है। रश्मि उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गई। एचएमजी के मेंबर्स को भी अंदर आने को कहा। रश्मि अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बड़े ही रिस्पेक्ट से कुछ अधेड़ उम्र और यंग आदमियों से फॉर्मल हक किया। वहीं पर कुछ यंग और कुछ ओल्ड एलिगेंट वुमेन्स बैठी थी, उनसे भी हाय हेलो किया। फिर अपने सोफे पर बैठते हुए बोली, यह मेरा नया बैच। सारे लोग आंखों में चमक के साथ एचएमजी के ग्रुप की तरफ देख रहे थे। ये देखकर सारे लोग अनकंफर्टेबल गए, बस प्रिंस को छोड़कर। प्रिंस अपनी आंखों से टुकुर टुकुर उन लोगों को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ कैसी पार्टी होने वाली है। तभी उनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसने खूब सारा मेकअप करके ब्लैक कलर के गाउन पहन कर बैठी थी, वह अपनी जगह से खड़ी हुई, एलिगेंट तरीके से चलकर पांचों लोगों के पास गई। फिर ध्यान से सब लोगों के देखने के बाद वह प्रिंस को घूर कर देखने लगी। फिर हल्का सा टैडी होकर रश्मि की तरफ एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोली, क्या बात है रश्मि, गिफ्ट पैक करने का आइडिया अच्छा था। वैसे इस गिफ्ट को ओपन करने में मजा आएगा। इधर एचएमजी ग्रुप कंफ्यूज कौन से गिफ्ट की बात कर रहे हैं। शहर से कुछ दूरी पर दूसरे शहर के एक ऑफिस में मीटिंग अपने लास्ट स्टेज पर थी। कुछ ही देर में खत्म होने वाली थी। मीटिंग रूम के बीचों बीच रखी टेबल के पास हेड की चेयर पर दक्षिता अपनी कोल्डोरों के साथ बैठी थी। वही मीटिंग रूम में मौजूद सब लोगों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सब लोग इसी इंतजार में थे तब उन्हें ऑर्डर मिले वह इस मीटिंग रूम से गायब हो जाए। वहां पर 10 लोग बैठे थे। दक्षिता हेड चेयर पर, उसके दोनों और ईशा निशा खड़े थी। वही करण अर्जुन दरवाजे पर खड़े थे। मीटिंग रूम में दूसरी कंपनी का सीईओ, उसके मैनेजर और कुछ एम्प्लॉय मौजूद थे। वहीं दक्षिता का मैनेजर रामकुमार, जो अधेड़ उम्र का आदमी था, वह मीटिंग एक्सप्लेन कर रहा था। 15 मिनट बाद दक्षिता ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, मुझे परफेक्ट काम चाहिए। फिर दक्षिता अपनी सीट से खड़े होती मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला। इस वक्त दक्षिता ने ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। बालों का मेसी बन बना रखा था। दक्षिता ने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था, जिसमें से उसके लिप्स और आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी, उसके होंठ भी हल्के कांप रहे थे। दक्षिता ने जैसे ही अपना फोन खोला, उसे मैसेज पढ़कर एक झटका लगा। उसने जल्दी से अपने फोन को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद किया। इस वक्त उस मीटिंग रूम का माहौल एकदम गर्म हो गया था। चारों तरफ गर्म हवाएं महसूस हो रही थी। जो इतनी देर से ठंडे पसीने से नहाए बैठे लोगों के गर्मी से पसीने बहने लगे। उनका गला चौक हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में उन्हें सांस न लेने की वजह से उनका दम घुट रहा है। वह कभी भी अपनी मौत का सामना कर सकते हैं। दक्षिता का ये देख ईशा, निशा और करण अर्जुन के भी पैर कांपने लगे थे। वह भले ही दक्षिता के साथ रहते थे, लेकिन जब दक्षिता अपने क्रूअल रूप में आती थी तब वह बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाती थी। दक्षिता अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए बेहद ही डरावनी आवाज में बोली, अभी के अभी आदर्श को इन्फॉर्म करो। अभी क्लब में पहुंचे, वहां पर जो भी गड़बड़ चल रही है उसे ठीक करे, वरना अपने आप को खत्म कर ले। इस वक्त तो निशा बाहर से बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर तो बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। उसे पता नहीं क्यों बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कुछ बहुत गलत हो रहा है प्रिंस और बिट्टू के साथ। यह सुनते ही करण अर्जुन, ईशा, निशा समझ गए थे, हो क्लब में जरूर प्रिंस के साथ कुछ हुआ है। दक्षिता को बस प्रिंस, कीर्ति और उनके साथ लोगों कुछ होने से फर्क पड़ता है। कीर्ति अपने हॉस्पिटल में है। आदर्श को बॉस ने मैसेज करने को बोल रही है। वही कांची को सब लोग जानते हैं। कांची के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। अब बचा सिर्फ प्रिंस और बिट्टू। तब वह लोग समझ गए थे या तो बिट्टू या प्रिंस के साथ कुछ गड़बड़ है। ये सोच वह बुरी तरह कांपने लगे। आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आज किसने अपनी मौत को दावत दी है। वह लोग घबराते हुए दक्षिता के पीछे जाते हुए करण और अर्जुन ने एक साथ आदर्श और कांची को मैसेज किया, अगर एक भी वहां नहीं पहुंचता है दूसरा पहुंच जाएगा। तभी ईशा के दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत कीर्ति को भी इस बारे में मैसेज कर दिया। वो लोग जल्दी होप क्लब के लिए निकल गए। मारिया इन लोगों के साथ नहीं आई थी, वह दादा दादी से मिलने गई थी। मारिया ने दक्षिता को इम्प्रेस करने के लिए दक्षिता के दादा दादी के साथ बॉन्ड बनाया था। इधर एक ही पोज एरिया में आदर्श के प्राइवेट विला के अंदर आज लिविंग रूम का माहौल एकदम रोमांटिक है। चारों तरफ कैंडल जलाई गई है। वहां के माहौल को देखकर साफ लग रहा है यहाँ पर जरूर कुछ रोमांटिक चल रहा है। ये पोज एरिया दक्षिता ने ही आदर्श की एंगेजमेंट का गिफ्ट दिया था। लिविंग रूम से कुछ दूरी पर डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर आदर्श और कीर्ति एक साथ बैठे हैं। हर तरह की डिश से बड़ी खूबसूरती से सजे डाइनिंग टेबल पर मौजूद डिनर को एक दूसरे को खिलाकर एंजॉय कर रहे थे। इतने में उन दोनों के फोन पर एक साथ इमरजेंसी मैसेज आता है। दोनों जल्दी ही उस मैसेज को खोलकर देखते हैं।
आदर्श रश्मि को कोसते हुए बोला, इस डायन को भी चैन नहीं है, मेरी रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी कर दी। ये सुनकर कांची बोली, तुम्हें रोमांटिक मूड की पड़ी है? अपनी जान की फिक्र करो, रोमांस करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सुन आदर्श बुरी तरह कांपने लगा। उसने अपने मैनेजर को कुछ मैसेज किया। वह भी जल्दी ही होप क्लब के लिए निकल गया। इधर जीवंत हॉस्पिटल कीर्ति के केबिन में आशीष, प्रीति और कीर्ति एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं प्रीति अपनी MBBS के साथ साथ नर्स की जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस के साथ अपनी मिडिल क्लास फैमिली के कारण अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठा रही थी। प्रीति अपने लास्ट ईयर में थी, जिस वजह से वह भी आशीष और कीर्ति के साथ मिलकर उस केस को ध्यान से सुन रही थी, कुछ खुद के ओपिनियन भी दे रही थी। कीर्ति ने से केस की फाइल को देखते हुए बोली, पेशेंट की रीढ़ की हड्डी में ब्लड क्लॉट है, जिसको हटाने के बाद वो आसानी से अपनी पैरालाइसिस से बाहर आ सकता है। अगर हमने उस प्लॉट को हटाने में कुछ भी गड़बड़ की, वह हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है। हम उस प्लॉट को मेडिसिन से हटा सकते हैं, लेकिन पेशेंट की बॉडी मेडिसिन को रिजेक्ट कर रही है, इस वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जहां तक इस केस की रिपोर्ट के अनुसार उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस वजह से यह ऑपरेशन हमारे लिए रिस्की है, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तभी आशीष कुछ बोलता, इतने में कीर्ति के फोन पर इमरजेंसी मैसेज आता है। कीर्ति आशीष को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है। फिर मैसेज पढ़कर एक झटके में खड़ी होते हुए बोली, ये लोग भी मासूम लोगों को चैन से नहीं जीने देते। ये बोलकर वह जल्दी से अपना सामान वैसे ही छोड़कर केबिन से बाहर जाने ही वाली थी। आशीष बोला, क्या हुआ? ये सुनकर किटी हल्का सा मुड़कर बोली, तुम्हारे बॉस की जिंदगी को खतरा है। ये सुनते ही आशीष जोश में आ गया और वह झटके से अपनी लाल आंखों से खड़ा हुआ बोला, किसकी हिम्मत मेरी बब्बर शेरनी जैसी बॉस पर हाथ डाल सके? मेरी बॉस तो ऐसी है, उन लोगों को एक सेकंड में उनकी औकात दिखा देगी। ये बोल आशीष भी दौड़ते हुए कीर्ति के पीछे जाता है। ये देख पहले प्रीति अपना सर खुजाते हुए वहीं रहती है, फिर अचानक वह भी उन दोनों के पीछे दौड़ते हुए जाती है। उसके बाद वह लोग भी होप क्लब के लिए निकल जाते हैं। इधर ऑफ क्लब का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था। जैसे ही वह क्लब के मैनेजर को आदर्श का मैसेज मिला, वैसे ही वह कांपते हुए लड़खड़ा कर बेहोश हो गया। लेकिन अचानक वह बेहोशी से ही जाग गया। उसने मन में कहा, हर बार मेरे ही क्लब में इस तरह की घटना क्यों होती है? भगवान, आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है जो हर बार मेरी जान के पीछे पड़े रहते हो? उसके बाद मैनेजर अपनी क्लब के बाउंसर को इशारा करते हुए दौड़कर कंट्रोल रूम में जाता है। वहां पर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों से जल्दी से CCTV रिमाइंड करने को बोलता है। जैसे जैसे CCTV पीछे जा रही थी, अचानक में नजर की नजर एक कैमरा पर गई, जहां पर प्रिंस और उसके दोस्त एक प्राइवेट रूम में जा रहे थे। तभी मैनेजर उन्हें उस वीडियो को वहीं स्टॉप करवाकर जूम करने को कहा। प्राइवेट रूम का नंबर देखते ही मैनेजर अपने बाउंसर के साथ दौड़ते हुए उस प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा। साथ ही उसने मैसेज करके ग्रुप में उस प्राइवेट रूम का नंबर भी डाल दिया था। कुछ ही सेकंड में लगी रेस कारों की एक लंबी कतार वो क्लब के बाहर आकर रुक गई। क्लब में मस्ती करने आए लड़के लड़कियां हैरानी और लालच से उन गाड़ियों को देख रहे थे, लेकिन वह जानते थे एक भी गाड़ी उनके औकात से बाहर है। उस प्राइवेट रूम में ऐसा क्या हुआ जो सभी लोग घबरा गए? दक्षिता को किसने मैसेज किया था? उस मैसेज में क्या लिखा था जिसे पढ़कर दक्षिता इतना घबरा गई? क्या सब लोग टाइम पर प्रिंस बिट्टू और उसके ग्रुप को बचा पाएंगे? उस कमरे में मौजूद लोग कौन हैं? हेलो लीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी प्लीज। अच्छे कमेंट कर दिया करो जिसे मोटिवेशन मिल सके। CH38 घायल बिट्टू और प्रिंस को पैनिक अटैक और जान का खतरा। फ्लैशबैक, थोड़ी देर पहले वह अधेड़ उम्र की महिला प्रिंस को देख रही थी। वह प्रिंस को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तभी बिट्टू बीच में आ जाता है। प्रिंस भी 3 कदम पीछे हट जाता है। वही बिट्टू गुस्से में आकर उस महिला को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो महिला दर्द भरी थी के साथ सीधा जाकर फर्श पर गिर पड़ती है। ये देख वहीं पर मौजूद उस महिला की बेटी गुस्से में वाइन की बोतल उठाती है, बिना किसी वार्निंग के बिट्टू के सिर पर मार देती है, जिसके साथ ही बिट्टू के सिर से खून पानी की तरह बहने लगता है। बिट्टू भी सदमे में चला जाता है। भले ही बिट्टू प्रिंस समझदार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कोई लड़की उसे इतनी बुरी तरह हर्ट कर सकती है। वो बस अपनी दोस्त की रक्षा कर अपनी दीदी को दिया हुआ वादा निभा रहा था। बिट्टू कभी भी उस महिला को हर्ट नहीं करना चाहता था। बिट्टू को नहीं पता था उसके एक छोटे से धक्के से वह महिला इतनी बुरी तरह फंस कर गिर जाएगी। मासूम बिट्टू 18 साल का बच्चा ही था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे खून से बहुत डर लगता था। उसी वक्त बेहोश हो गया। बिट्टू के बेहोश होते ही लकी, विकी और अनी जो सदमे में इतनी देर से घूर घूर कर बिट्टू और यंग लड़की को देख रहे थे, उन लोगों ने आगे बढ़कर उस लड़की को धक्का दिया। बिट्टू और प्रिंस को घेर कर खड़े हो गए। इधर बिट्टू के सर से खून निकलता देख प्रिंस बुरी तरह घबरा गया। वहां पर हुए एक दीवार से सत्तर नीचे बैठ गया। कुछ देर उसी पोजीशन में बैठे हुए एकटक बिट्टू के सिर से बहते हुए खून को देखता है। फिर अचानक प्रिंस बुरी तरह रोने लगा। बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था। उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह भीग रहा था। कुछ ही सेकंड में प्रिंस पूरी तरह पसीने में भीग गया था।
प्रिंस आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कांपते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोला, मम्मा उठो, आपके बेबी को भूख लगी है। उठो ना मामा, आप इतना क्यों सो रही हैं? ये बोलते हुए प्रिंस पर अपने हाथों फर्श को पीट रहा था। फिर कुछ दूरी तक अपने पैरों को घसीटते हुए गया। फिर उस जगह पर भी अपने हाथों से फर्श को पीटकर बोला, पापा आप उठो, आपके प्रिंसी को चॉकलेट चाहिए। आप बोलते हैं मैं आपका राजकुमार बेटा हूँ, आप इस तरह क्यों सो रहे हैं? आपके राजा बेटा को चॉकलेट चाहिए। पापा उठाओ प्लीज, पापा मुझे भूख लगी है। देखो मम्मा मुझे खाना नहीं खिला रही। ये सब बड़बड़ाते हुए बार बार अपना हाथ फर्श पर मार रहा था, जिस वजह से उसके हाथों से भी खून निकलने लगा। प्रिंस के हाथों से निकलते खून से हाथों के ग्लव्स पूरी तरह लाल कर दिया। प्रिंस बुरी तरह पैनिक कर रहा था। कुछ देर में पैनिक अटैक की वजह से बेहोश हो गया। इस वक्त प्रिंस और बिट्टू दोनों ही खून से लथपथ बेहोश हो गए थे। तभी अनी ने थोड़ा पीछे खिसकते हुए सब लोगों से बचाकर बिट्टू का फोन उठाकर उसमें दीदी नाम पर हेल्प मी मैसेज भेज दिया। मैसेज में साथ ही लोकेशन भी भेज दी थी। इधर लकी और विकी ने घूरकर रश्मि को देखा। लकी ने तिरछी नजरों से अनी को फोन में कुछ करते देखा। उसने सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रश्मि से बोला, आपने गलत इंसान को हट कर दिया है। आप जानती हैं बिट्टू बॉस का छोटा भाई है, आपने उसे हट करके अपनी मौत को दावत दी है। लकी ने प्रिंस की जगह बिट्टू की आइडेंटिटी रिवील कर दी। इस वक्त लकी में प्रिंस की आइडेंटिटी रिवील करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उन लोगों को पहले ही वार्निंग मिली थी, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उन्हें प्रिंस की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। ये सुन रश्मि अंदर तक कांप गई। फिर भी लकी को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, कौन बॉस का भाई? और यह गरीब लड़का हमारी बॉस यानी मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की इकलौती वारिस का भाई कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, तुम बस हमसे बचकर निकलने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये बोलकर सारे लोग उन तीनों की तरफ बढ़ने लगे। रश्मि ने आगे बढ़कर अनी को थप्पड़ मार दिया। अनी भी एक तरफ गिर गई। वह सब लोग 18-19 साल के बच्चे थे। फिर भी अनी ने हिम्मत नहीं हारी, यहाँ निकलने के आइडिया सोचने लगी। वही दो अधेड़ उम्र के आदमी आगे बढ़कर लक्की और विकी को भी थप्पड़ मार देते हैं। वह महिला जो नीचे फर्श पर गिरी थी, वो रश्मि की तरफ देखकर बोली, लगता है ये लोग प्यार से हमारी बातें नहीं मानने वाले, इन सब लोगों को बिस्तर पर ले जाकर बांध दो। ये सुनते ही वह अधेड़ उम्र के आदमी विक्की और लकी को पकड़कर ले गए। वहीं रश्मि अनी को पकड़कर बिस्तर की तरफ ले जाकर बांध देती है। फिर वो लोग बिट्टू की तरफ देखते हैं। बिट्टू की हालत देख उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, मैम हम लोग घायल लड़के का क्या करें? इसके सर से ऐसे ही खून बहता रहा, ये 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर वह महिला भी बिट्टू की तरफ देखती है। फिर बोली, एक काम करो, इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में फिकवा दो। मास्क वाले लड़के को इस सोफे पर लेटा दो, वो सिर्फ मेरा है। ये बोल महिला सोफे पर जाकर बैठ गई, अपना पैर सहलाने लगी। उसके पैर में मोच आ गई थी। 2 अधेड़ उम्र के आदमी बिट्टू को लेकर प्राइवेट रूम से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, वही 2 यंग लड़कियां प्रिंस की तरफ बढ़ने लगती है। उस रूम में 3 अधेड़ उम्र की महिलाएं, 3 यंग लड़कियां और 3 अधेड़ उम्र के आदमी के साथ ही रश्मि थी। लड़कियों और महिलाओं ने चेहरे पर खूब सारा मेकअप कर रखा था। उन लोगों ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। अधेड़ उम्र के आदमी अपने थुलथुले पेट को संभाले हुए थे। उस महिला की बेटी बोली, मम्मा प्लीज आपके बाद मैं भी लड़की के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। ये बोल वह लड़की बच्चों की तरफ पैर पटकते हुए अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी। जैसे ही वो लड़कियां बिट्टू को छूने वाली थी, अचानक धमाके की आवाज के साथ प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलता है। वह लड़की में डर के मारे प्रिंस को वहीं पर छोड़कर साइड में उछलकर गिर जाती है। इसके साथ ही सब लोग डर से प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर ब्लैक ट्राउजर व्हाइट शर्ट में ब्लैक मार्क्स में कोल्ड ऑरा के साथ लड़की खड़ी थी। उसके घने लंबे बाल नागिन की तरह उसके सिर पर लहरा रहे थे। वह लड़की बुरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसकी बेचैन आंखें पूरे कमरे को स्कैन कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में बेहोश पड़े प्रिंस पर जाती है। वह दौड़कर उस तरफ जाती है। प्रिंस की हालत देखकर उस लड़की की आंखें आग उगलने लगती है। ये लड़की और कोई नहीं दीक्षिता थी। उसके पीछे ही आदर्श बिट्टू को अपनी गोद में लिए खड़ा था। कीर्ति बिट्टू की नब्ज चेक कर रही थी। उसके पास ही कांची ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप में खड़ी थी। वह भी गुस्से भरी नजरों से पूरे प्राइवेट को घूर रही थी। जब उसकी नज़र रश्मि पर पड़ी, उसने आगे बढ़कर उसके बालों को कसकर पकड़ा। रश्मि के गानों पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिया। रश्मि अभी सदमे में ही थी। उसे अपने चेहरे पर दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा, उनकी सीईओ कांची अरोड़ा उसे बुरी तरह मार रही है। अब उसे लकी की बात याद आ गई। उसे समझ में आ गया, वो लड़का जरूर सच बोल रहा था। घायल लड़का मेहरा फैमिली की इकलौती बेटी दीक्षिता मेहरा का भाई है। उसे इसके बारे में कैसे नहीं पता? उसे पूरी मेहरा फैमिली के बारे में पता है। रश्मि विजय शर्मा की दूर की बहन है। रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हुआ। वो अपने चेहरे पर हाथ रखी कांची को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए देख रही थी। रश्मि अच्छे से जानती थी, कांची आर्मी अरोड़ा फैमिली से बिलोंग करती है।
इंडिया में अरोड़ा फैमिली का आर्मी बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली थी। 3 रॉयल फैमिली राजपूत राठौर राजवंश और 7 अध्यक्ष फैमिली थी, उनमें से 4 इम्पोर्टेंट फैमिली थी। मेहरा फैमिली म्यूजिक इंडस्ट्री से, महेश्वरी फैमिली पॉलिटिशियन से, अरोड़ा फैमिली आर्मी से बिलोंग करती थी। प्रताप फैमिली जो हर फील्ड में बिजनेस का शेयर रखती थी। कुछ छुपे हुए अमीर के जो ब्लैक मनी से पैसे कमाते थे, वही कुछ नए उभरते हुए बिजनेस भी थे, जिनमें एक डीएम इंडस्ट्री का बिजनेस था, जिसने हर फील्ड में हर किसी को बिजनेस की दुनिया में पीछे छोड़ते हुए अलग ही पहचान बनाई थी। कुछ ही सालों में रॉयल फैमिली और पुश्तैनी अमीर फैमिली की बराबरी पर बहुत जल्दी पहुंच गया था। बिना किसी ब्लैक मनी के कितना भी शातिर इंसान क्यों ना हो, वह इन फैमिली यंगस्टर से पंगा नहीं ले सकते थे। देश में हर यंगस्टर का बड़ा बड़ा नाम था, बस राजपूत सारी फैमिली के वारिश की पहचान पूरी तरह छुपी हुई थी। कांची के तमाचे के बीच एक कांपती हुई आवाज आई, प्लीज किट्टू जल्दी चेक करो। ये सुनते ही कीर्ति आशीष को बिट्टू का ध्यान रखने का इशारा जल्दी से प्रिंस की तरफ बढ़ गई। उसने प्रिंस की हालत देख कहा, दक्षु जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, पैनिक अटैक आया है। प्रिंस की जान को भी खतरा हो सकता है। अब मैं ऐसे नहीं बता सकती इसका पैनिक अटैक कितना खतरनाक है। इसने कुछ ऐसा देखा है जो इसकी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। ये सुन दक्षिता कांपते हुए हाथों से प्रिंस को उठाती है। पहली बार दक्षिता को प्रिंस भारी लग रहा था। दक्षिता लड़खड़ाते हुए कदम से प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। ये देख अर्जुन आगे आया, बोला, मैम प्रिंस सर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराना जरूरी है, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। बॉस प्लीज आज इसे मुझे दे दीजिए। ये सुन दक्षिता ने कांपते हुए हाथों के साथ प्रिंस को अर्जुन को सौंप दिया। इधर मैनेजर जल्दी से प्राइवेट रूम में घुसकर अनी, विक्की और लक्की को भी छुड़वा लिया था। उन्हें भी प्रिंस और बिट्टू के साथ हॉस्पिटल भेज दिया था। रश्मि और रश्मि के साथ वाले लोगों को दक्षिता की बॉडीगार्ड ने हॉप क्लब के बेसमेंट में डाल दिया था। दक्षिता बेजान से बैठी प्रिंस का सर अपनी गोद में रखकर एकटक प्रिंस के चेहरे को देख रही थी। इस वक्त दक्षिता अपनी कार की पैसेंजर सीट पर बैठी थी। प्रिंस दक्षिता की गोद में सर रखकर पिछली पैसेंजर पर लेटा हुआ था। प्रिंस का चेहरा सफेद पड़ गया था। प्रिंस के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसके अंदर खून बिल्कुल भी नहीं बचा। बीच बीच में वह अपनी मॉम डैड को पुकारते हुए उन्हें उठने के लिए बोल रहा था। दक्षिता को कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे प्रिंस के दर्द में सिकुड़ती भौहें और सफेद पड़ता चेहरा दिख रहा था। दक्षिता ने इस वक्त अपना और प्रिंस का मास्क उतार दिया था। वैसे दक्षिता की हालत खराब थी। कीर्ति ने थोड़ी देर पहले दक्षिता को इंजेक्शन लगा दिया था, जिस वजह से उसकी हालत में थोड़ा सुधार था। आज दक्षिता पर इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा था। दक्षिता की भी पुरानी यादें के कारण घबराहट और खो देने का डर जैसे इमोशन इकट्ठा हो गए थे, जिस वजह से उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मायोशोफोबिया के साथ साथ अपने इमोशन कंट्रोल ना करने के कारण भी उसका बॉडी में कंपन होता था, जिस वजह दक्षिता की बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। दक्षिता की बॉडी ठंडी पड़ गई थी। अगर दक्षिता को कोई छू कर देखा, दक्षिता इस वक्त बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसका दिल एक धड़कन ही छोड़कर धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर में ही तक सीता की धड़कनें रुक जाएंगे। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी वाइट शर्ट भी पसीने से भीग कर उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी, जिस वजह से कीर्ति ने उसे अपना जैकेट पहना दिया था। इधर बिट्टू को लेकर करण दक्षिता की सामने वाली सीट पर बैठा था। दक्षिता की लैम्बोर्गिनी कार में बैठी थी। दक्षिता कभी कभी नजर उठाकर बिट्टू की तरफ भी देख लेती। उसने बिट्टू की मां सुशीला आंटी से वादा किया था, वह बिट्टू की हमेशा एक बड़ी बहन की तरह रखा करेगी। लेकिन आज उसी की एक वादे की वजह से बिट्टू की भी जान खतरे में थी। इस वक्त दक्षिता को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी भी लायक नहीं है। दक्षिता के कानों में सुशीला आंटी के सब गूंज रहे थे, बेटा दक्षु, मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। दक्षु, अपने छोटे भाई की हमेशा रक्षा करना, वह तुम्हारी अंकल की आखिरी निशानी है। अगर उसे कुछ हो गया, मैं तुम्हारे अंकल को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे अंकल के पास जाऊंगी। अभी सुशीला आंटी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अगर इस हालत में उन्हें पता चलेगा बिट्टू की जान को खतरा है, वह अपने ट्रीटमेंट के बाद भी इस दुनिया को छोड़ सकती है। फिर दक्षिता के एक लापरवाह बिहेवियर की वजह से 3 जिंदगी को खतरा था। वो अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट 2 लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। उसे पता था बिट्टू और प्रिंस बच्चे हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते। उसके लिए कंपनी की प्रॉब्लम को साइड में रखकर इन दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन उसने पूरे दिन में एक बार भी बिट्टू और प्रिंस की सेफ्टी की तरफ नहीं देखा। उसे लगा वह मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री में सेफ रहेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी नज़र हटते ही दुर्घटना घट जाएगी। अगर वह दिन में एक बार भी उन दोनों का ध्यान कर लेती, शायद इस हादसे के बारे में दक्षिता को पहले ही पता चल जाए। वह बिट्टू और प्रिंस की सेफ्टी का इंतजाम कर सकती थी, लेकिन उसकी एक लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी के दोस्त सच्चे रिश्तों को खो होने वाली थी। दक्षिता की बॉडी और ज्यादा बुरी तरह कांपने लगी।
ये देखकर करण कीर्ति को इशारा करता है। कीर्ति अर्जुन को इशारा करती है। अर्जुन और स्पीड से कार चलाने लगता है। कुछ ही देर में उनकी कार कीर्ति डीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। कीर्ति ने प्रीति को पहले ही उनके साथ आने से मना कर दिया था, जिस वजह से कि प्रीति हॉस्पिटल में थी। साथ ही कीर्ति ने प्रीति को ऑर्डर दिया था वह इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम करके रखे, कुछ भी हो सकता है। इस मैसेज को पढ़कर ही कीर्ति समझ गई थी ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वरना हॉप क्लब में प्रिंस और बिट्टू के होने के बाद भी इमरजेंसी मैसेज नहीं आना चाहिए था। ये क्लब उन लोगों का ही था, यहाँ पर कैसे उनके ही अपनों को खतरा हो सकता है। लेकिन जब कीर्ति ने मैसेज देखा वो समझ गई थी छोटा मोटा खतरा नहीं है, जरूर कुछ बड़ा हुआ है। इस वजह से उसने प्रीति को पहले ही सारे अरेंजमेंट करने को कहा था। कुछ ही देर में प्रिंस और बिट्टू को एडमिट कर लिया गया था। आशीष पहले ही अंदर जा चुका था। कीर्ति दक्षिता के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही जाने वाली थी, इतने में उस कॉरिडोर में एक तीखी आवाज आई, जिसे सुनकर सब लोग हैरानी से उस कॉरिडोर के लास्ट में देखने लगे। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। माना कि हम बुरे हैं, हमें कोई प्यार नहीं करता, लेकिन यार इतने भी बुरे नहीं है कि कोई हमारे हाल चाल भी ना पूछे। आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, यार कुछ तो कमेंट कर दिया करो। जब वह मिनट नहीं मिलते तो पता है कितना बुरा लगता है। कमेंट देखकर स्टोरी में की गई मेहनत दिखाई देती है, जिसे एक अलग ही सुकून मिलता है। CH39 कोमोलिका की एंट्री और पजेसिवनेस। अब तक आपने पढ़ा प्रिंस के ग्रुप की मैनेजर रश्मि प्रिंस और बिट्टू के म्यूजिक ग्रुप को हॉप क्लब लेकर जाती है। वहां पर अमीर फैमिली की बेटियां और बहू में अपने साथ ढेर उम्र के आदमियों के साथ बैठी थी। वह लोग पांचों को गंदी नजर से देख रहे थे। तब एक महिला प्रिंस की तरफ बढ़ती है। बिट्टू उसको धक्का दे देता है, जिस वजह से उसकी बेटी बिट्टू के सर पर वाइन की बोतल मार देती है, जिस वजह से बिट्टू बेहोश हो जाता है। अभी प्रिंस बिट्टू के सर से खून देख अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। दक्षिता और उसका ग्रुप आकर उन सब लोगों को बचा लेता है। फिर प्रिंस और बिट्टू को डीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अब आगे दक्षिता वार्ड के बाहर खड़ी प्रिंस और बिट्टू की सही सलामती के इंतजार में थी। अचानक उस कॉरिडोर में एक मीठी सी आवाज आई। सब लोगों ने आवाज की तरफ देखा। वहां पर ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने, चेहरे पर बहुत मेकअप की, एक रेड कलर की लिपस्टिक और बालों को खुला छोड़े उस लड़की के बाल कंधे तक आ रहे थे। उसकी आंखों पर स्मोकी मेकअप किया हुआ था। उसकी आंखें किसी वैम्प की तरह लग रही थी। वो लड़की तेज कदमों से चलकर दक्षिता के पास आती है। दक्षिता मूर्ति की तरह बिना किसी रिएक्शन के खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। जब कोई दक्षिता की आंखों में आसानी से देख सकता था, उसकी आंखों में तूफान आया हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता के पलके झुपकाते ही आंखों से आंसुओं की जगह खून बहने लगेगा। दक्षिता की हालत देख सभी लोग परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था अगर इस लड़की ने कुछ गलत बोल दिया, शायद दक्षिता की हालत बिगड़ सकती है। कीर्ति आगे बढ़कर उस लड़की के सामने खड़ी होकर बोली, कोमोलिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुन उसकी लड़की कोमोलिका ने मुंह बनाया। कीर्ति की तरफ देख मासूम से शकल बनाकर बोली, कम ऑन दी, आप ओल्ड फैशन नाम को छोड़िए, मुझे मलिका कहकर बुलाए। ये सुन सब लोगों का मुंह बन गया। कोमोलिका उर्फ मलिका बोली, अभी मेरी मैनेजर गायब है, वो पता नहीं कहाँ गई। यह कोमोलिका कामना की बेटी है। कामना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद कामना बॉयफ्रेंड उसे बीच छोड़कर भाग गया था, जिस वजह से कामना ने कोमोलिका को जन्म दिया। फिर उसकी परवरिश कामना ने मेहरा फैमिली में कर रही है। कोमोलिका मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पॉप स्टार के रूप में काम कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन पॉप स्टार ग्रुप की मेंबर की कोमोलिका को उस ग्रुप का मेंबर कामना ने अपने इस ओर से यूज करके बनाया था। पॉप स्टार का ग्रुप की सबसे लो मेंबर थी। पॉप स्टार के ग्रुप टैलेंट की वजह से मलिका का पॉप म्यूजिक बेसुरी लिरिक्स छुप जाती थी। कोमोलिका की मैनेजर रश्मि ही थी। रश्मि ने ही अपने द्वारा तैयार किए गए उस ग्रुप में कामना की मदद से कोमोलिका को सेट किया था। रश्मि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड मैनेजर थी। वो विजय शर्मा, कामना दीवान और कोमोलिका के इशारे पर काम करती थी। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही कीर्ति पलटकर देखती है। सब लोगों ने देखा दक्षिता नीचे बेहोश होकर गिर चुकी थी। ये देख कीर्ति जल्दी से नर्स की मदद से दक्षिता को संभालकर प्रिंस के वार्ड के अंदर भर्ती करा देती है। फिर कोमोलिका की तरफ देख बोली, ओ हेलो कोमोलिका या मलिका, तुम्हारा नाम जो भी हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम अभी इसी हॉस्पिटल से यहाँ बाहर चली जाओ, यहाँ पर भीड़ को रुकना अलाउड नहीं है। ये सुन कोमोलिका ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर यह इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? बस मेरे अकेले रहने से यहाँ पर भीड़ कैसे हो रही है? ये सुन कीर्ति ने उन सब लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब लोग दक्षु के बॉडीगार्ड से, इन्हें रहना जरूरी है। दक्षिता की सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मेहरा फैमिली की इकलौती हाया है, जिस वजह से उसकी जान को खतरा है। जिस वजह से उसकी सिक्योरिटी के लिए इन लोगों को यहाँ रुकने की परमिशन मैंने डीएम हॉस्पिटल के डीन से ली है। डीन ने बॉडीगार्ड्स लोगों को यहाँ रुकने की परमिशन दी है।
जिस वजह से मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। दक्षिता के लिए मेहरा फैमिली की इकलौती हाया है। ये सुन मल्लिका की आंखों में थोड़ी देर के लिए शिद्दत भरी नफरत की चमक दिखी। मल्लिका ने जल्दी ही अपनी नफरत छुपाते हुए अपने चेहरे पर इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ बोली, कीर्ति दी, लेकिन मुझे दक्षु दी की टेंशन हो रही है। प्लीज आप मुझे यहाँ रुकने दीजिए। ये सुन कीर्ति घूर कर मल्लिका की तरफ देखकर बोली, तुम हमें दी क्यों बोल रही हो? तुम हम दोनों से सिर्फ 1 महीने छोटी हो। हम तुम्हारी कोई दीदी नहीं है। आइंदा तुम्हारे मुंह से यह वर्ड सुनने को नहीं मिलना चाहिए। ये सुन मल्लिका अपने आंखों में नमी के साथ बोली, कीर्ति दीदी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या मैं आप लोगों की बहन नहीं हूँ? इस तरह दक्षु दीदी आपकी बुआ की बेटी है, उसी तरह मैं भी आपकी बुआ की बेटी हूँ। आप मेरे साथ इतना और रूड बिहेव कैसे कर सकती हैं? आप हम दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों करती है? ये सुन कीर्ति ने मल्लिका की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ से जा रही हो? मैं गार्ड्स को बुलाओ। ये सुन मल्लिका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसने जाते हुए अपने मन में कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं मेरी माँ की चोट का बदला तुम लोगों से लेकर रहूंगी। इधर कीर्ति ने दक्षिता को भी प्रिंस के वार्ड में ही एडमिट किया था। कीर्ति अच्छी तरह जानती थी प्रिंस और दक्षिता का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा वह दोनों एक दूसरे के लिए मेडिसिन के रूप में काम करेंगे। ये सब सोचते हुए उसने इन दोनों को एक ही बोर्ड में एडमिट कर दिया था। जैसे प्रिंस की धड़कनें चल रही थी, वैसे ही दक्षिता की धड़कनें भी चल रही थी। जैसे ही दक्षिता को प्रिंस के बिस्तर पर लेटाया गया, दक्षिता ने तुरंत प्रिंस का हाथ पकड़ लिया था। बिट्टू का ट्रीटमेंट भी आशीष ने अच्छी तरह से कर दिया था। बिट्टू अब खतरे से बाहर था। प्रिंस और दक्षिता की पल्स रेट भी कंट्रोल में थी। तभी अचानक वेस्ट कॉरिडोर में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंज गई। सब लोगों ने देखा भावेश घबराहट के साथ उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। भावेश की नज़र जब अर्जुन पर पड़ी, उसने इशारे में अर्जुन से प्रिंस के बारे में पूछा। भावेश इस वक्त बोलने की हालत में नहीं था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह जानता था जब बचपन में प्रिंस पैनिक अटैक आता था तब प्रिंस की हालत कितनी गंभीर हो जाती थी। भावेश को डर था, अगर प्रिंस के पैनिक अटैक के बारे में नहीं पता चलेगा, शायद ये प्रिंस का ट्रीटमेंट ना कर पाए। जिस वजह से भावेश घबराया हुआ था। वह जल्दी से प्रिंस के वार्ड के अंदर जाता है। कीर्ति दक्षिता और प्रिंस का चेकअप कर रही थी। भावेश दौड़कर प्रिंस के पास जाता है, फिर प्रिंस को ध्यान से देखने लगता है। प्रिंस को देखते हुए भावेश बहुत ही सीरियस आवाज बोला, डॉक्टर साहिबा, प्रिंस को बचपन से ही पैनिक अटैक आते हैं। आपने इसका ट्रीटमेंट एकदम सही किया है, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ये सुन कीर्ति भावेश की तरफ देखकर प्यार से बोली, भाभी मुझे पता है प्रिंस को पैनिक अटैक आया है। मैं प्रिंस की हालत देखते ही समझ गई थी। वहाँ की कंडीशन से मुझे पता चल गया, शायद किसी हादसे की वजह से प्रिंस को पैनिक अटैक आने शुरू हुए हैं। शायद उसे खून देखकर पैनिक अटैक आते हैं। ये सुनकर भावेश हाँ में सिर हिलाता है। वह एक एकटक कीर्ति को देखने लगता है, फिर वह प्रिंस की पल्स रेट देखने की कोशिश करता है। दरअसल भावेश ने भी कुछ मेडिकल स्टडी की थी, जिस वजह से वह आसानी से पेशेंट की हेल्थ कंडीशन चेक कर सकता था, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट करने का नॉलेज नहीं था। जिस वजह से भावेश ने प्रिंस की हेल्थ चेक की, तब उसे एहसास हुआ प्रिंस की हेल्थ की कंडीशन ठीक है। तब भावेश ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र दक्षिता पर गई। वह हैरान हो गया, फिर घबराते हुए कीर्ति की देख बोला, दी को क्या हुआ? ये सुन कीर्ति ध्यान से दक्षिता को देखते हुए बोली, यह प्रिंस की हालत देखकर घबरा गई थी, जिस वजह से दक्षिता से उसका माइशोफोबिया और इमोशन कंट्रोल नहीं हुए, जिस वजह से यह आखिर में बेहोश हो गई। ये सुन भावेश सीरियस होकर अपनी पलकें झुका लेता है, फिर प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या दी अब ठीक है? ये सुनकर कीर्ति गहरी सांस लेते हुए बोली, अभी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। जब तक प्रिंस को होश नहीं आ जाता तब तक हम दक्षिता की कंडीशन को लाइटली नहीं ले सकते। दक्षिता की इमोशन प्रिंस से जुड़ चुके हैं, तुम्हें पता है भावी दक्षिता हमेशा से ही लोगों इमोशनली अटैच क्यों नहीं होती, इससे इमोशनल ट्रॉमा आ जाता है। जब इससे अपने अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते, इसकी हालत बिगड़ जाती है। जब से इसके डैड की डेथ हुई है, तभी से इसके साथ यह प्रॉब्लम शुरू हुई है। दक्षिता के साथ बहुत ही बुरे हादसे की वजह से इसकी इमोशनल ट्रॉमा की प्रॉब्लम की ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। जब तक ये किसी से इमोशनली अटैच नहीं होगी, तब तक ये ठीक रहेगी, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। अब मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगी, जब तक प्रिंस पूरी तरह ठीक है, तब तक दी दक्षिता मेहरा भी ठीक है। तुमने कभी वह कहानी सुनी है, राजा की जान तोते में बसती है? लेकिन ये कहानी प्रिंस और दक्षिता पर सही है। तुम मेरी बात का कभी यकीन नहीं करोगे। अब दक्षिता की जान प्रिंस के अंदर बसती है। अगर प्रिंस को कुछ भी होता है, तब दक्षित को हम किसी भी हाल में नहीं बचा सकते। ये सुनकर भावेश अपना सर झुका लेता है। वह कुछ भी नहीं बोलता है। वो इतने दिनों में समझ गया था, अब प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे से इस हद तक जुड़ चुके हैं। सच में जैसा कि आप बोल रही है,
वैसा ही अगर दक्षिता दी को कुछ हुआ जरूर प्रिंस कभी भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भावेश ने अपने मन में कहा, मुझे डर है कहीं इतिहास दोबारा को दोहरा होना जो प्रिंस ने ही पहले किया था, वह दोबारा कभी वैसा ना करे वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम तो दादू साथ थे लेकिन इस बार दादू खुद ही बिस्तर पर लेटे हैं। अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ दादू शायद जिंदा भी ना बचे। भावेश ने अच्छी तरह जानता था प्रिंस भी बचपन से ही मासूम और काइंड हार्टेड था, हर किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज प्रिंस दक्षिता से इतना ज्यादा अटैच हो गया है, अगर कभी प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे से अलग हुए तो ही एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। भावेश दक्षिता और प्रिंस के हाथ को घूरते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं कभी नहीं चाहता ऐसा हो। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये प्रिंस और दक्षिता दीदी का रिश्ता बना है, यह इन दोनों के लिए कितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। मैं सच कहूँ मैं इन दोनों को अलग करना चाहता हूँ, ये लोग हमेशा के लिए अलग हो जाए, लेकिन मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुन कीर्ति हैरानी और सच में मैं भावेश को देख रही थी। ये देख भावेश आगे बोला, आप मुझे गलत मत समझिए डॉक्टर साहिबा, मैं आज के हुए हादसे को देखकर बोल रहा हूँ। हर चीज़ की अति बुरी होती है, चाहे वो खाने की हो या हंसने की हुई या रोने की या दर्द की, किस तरह इन दोनों का अति भी है। चाहे इनका प्यार समझो या एक दूसरे के लिए अकेलेपन को दूर करने की वजह समझो, इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी बुरा है। आप जानती हैं जिंदगी का दस्तूर है, जब भी लोगों के जीवन में मुसीबत आती है उन्हें अलग भी होना पड़ता है। मुझे डर है उस दिन हम इन लोगों को खो देंगे। ये सुन कीर्ति भी सोच में पड़ गई। भावेश बोल सही रहा है, प्रिंस और दक्षिता का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव हो चुके थे। अगर इन्हें मौत भी अलग करना चाहे ये अलग होने से अच्छा एक दूसरे के साथ ही मरना पसंद करेंगे। दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के जीवन और मृत्यु चक्र कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस वजह से अगर किसी एक को भी कुछ हुआ दूसरा भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। यह सोचकर कीर्ति को समझ में आ गया भावेश दोनों के रिश्ते को लेकर इतना परेशान क्यों है। इधर कोमोलिका अपनी मां के वार्ड में पहुंची। कामना अपनी बेटी को देखकर बच्चों की तरह होते हुए बोली, उस दक्षिता ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। ये सुन कोमोलिका अपनी मां के सब कुछ सिर सहलाते हुए बोली, मां आप चिंता मत कीजिए, उसे हमारे बिना कुछ किए इतनी बुरी सजा मिल रही है, खुद हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं जब उससे मिलने गई थी तब वह एक पत्थर की तरह खड़ी थी, लगता है वह बहुत ही बुरी कंडीशन में है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से उसकी यह हालत थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। दक्षिता पहले बिल्कुल ठीक थी, वह डीएम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे और होप क्लब से मेरी मैनेजर भी गायब है। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे उस दक्षिता मेहरा का हाथ है। मैंने उसे होप क्लब से बाहर निकलते हुए देखा था, मैं ठीक से कुछ देख नहीं पाई, वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन मैंने एक झलक दक्षिता की देखी थी। वहां पर मौजूद वेटर ने मुझे बताया था मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री मैनेजर ने बहुत ही गलत काम किया है, जिस वजह से उसे हो क्लब की बॉस ने किडनैप कर लिया है। फिर वो अपनी मां की तरफ देखकर गुस्से में बोली, मां उस बेवकूफ रश्मि ने हॉप क्लब के बॉस डीएम से पंगा ले लिया है। ये सुन हैरान हो गए और हम होली का बहार पकड़ते हुए बोली, मल्लिका तुम्हें जल्द से जल्द डीएम बहुत से मिलना होगा और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या कभी कीर्ति और कामना को पता चल पाएगा डीएम और कोई नहीं दक्षिता ही है? क्या कोमोलिका प्रिंस के बारे में पता चलेगा? अगर कोमोलिका को प्रिंस के बारे में पता चला तो क्या करेगी? क्या कोमोलिका अपनी मैनेजर को ढूंढ पाएगी? कोमोलिका की मैनेजर और उसके साथियों के साथ क्या हुआ? क्या सच में दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे के प्रति इतनी पजेसिव है, वह एक दूसरे तकलीफ भी नहीं देख सकते? दक्षिता और प्रिंस को उनकी पजेसिवनेस कहाँ लेकर जाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। चैप्टर 40 प्रिंस की क्यूट किस डीएम हॉस्पिटल। सूरज की रोशनी हॉस्पिटल वार्ड विंडो कर्टन से जगह बनाते हुए हॉस्पिटल वार्ड के बिस्तर पर आ रही थी। उसी वार्ड में दो बिस्तर बिल्कुल विंडो के पास लगे हुआ थे। उन दोनों बिस्तर पर व्हाइट कलर की चादर में दो लोग सो रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर इस वक्त दुनिया जहां की मासूमियत और सुकून बसा हुआ था। अगर कोई इंसान दुनिया भर की टेंशन के बावजूद भी अगर इन दोनों को सोते हुए देख लेता, शायद वो भी सुकून पा लेता। इस व्हाइट कलर के हॉस्पिटल वार्ड में वह दोनों किसी एंजल की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेटे हुए थे। तभी विंडो के जस्ट पास बिस्तर पर लेटे क्यूट मासूम और खूबसूरत से लड़के ने धीरे धीरे अपनी पलकें झुकाना शुरू किया। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर इस वक्त कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। वह अपनी मासूम आंखों को इधर उधर करते हुए देख रहा था। यह उसका रूम नहीं है। फिर वो कंफ्यूजन में अपनी आंखें घुमाते हुए अपने मन में बोला, यह मेरा रूम व्हाइट कैसे हो गया? इसकी थीम ब्लू थी, फिर यह व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्या मैं किसी ड्रीम में हूँ? ये सोचते हुए वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है। तभी उसे महसूस होता है किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है।
यह महसूस होते ही वह अपनी मासूम आंखें अपने हाथ की तरफ करके वो हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथ में दूध जैसी गोरी स्किन का पीला पड़ा हाथ था। ये देख एक बार के लिए प्रिंस उस हाथ को देखकर डर ही गया था, क्योंकि वह हाथ बिल्कुल ही पीला दिख रहा था। उस हाथ की स्किन किसी कांच की तरह चमक रही थी। प्रिंस ने उस हाथ वाले इंसान को देखने के लिए अपना सर थोड़ा ऊपर किया। उसने देखा उसके पास 3 वज्र बिस्तर पर कांच की तरह चमकती स्किन पीली पड़ी थी। उसकी एंजल उसके बगल में लेटी हुई है। दक्षिता की यह हालत देख प्रिंस हैरान हो गया। प्रिंस को नहीं पता था दक्षिता, जो हमेशा खूबसूरत एंजल की तरह गुलाबी दिखती थी, वह आज इस तरह पीली क्यों दिख रही है। प्रिंस को पता नहीं क्यों, लेकिन अपने सीने में बहुत ही हल्का दर्द महसूस हो रहा था। प्रिंस धीरे से उठकर बैठता है, फिर ध्यान से अपनी एंजल के चेहरे को देखने लगता है। इस वक्त दक्षिता ने एक व्हाइट कलर का हॉस्पिटल गाउन पहन में बिस्तर पर लेटी हुई थी। हॉस्पिटल की रेशमी चादर फिसल कर दक्षिता की कमर तक पहुंच गई थी। दक्षिता के खुले लंबे घने ब्राउन बाल पीलों पर फैले हुए थे। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पीलापन दिख रहा था, वही उसके होंठ भी सफेद दिख रहे थे। ये देख प्रिंस अजीब तरह से दक्षिता को देखने लगा, फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर दक्षिता के गालों को छूकर देखने लगा। दक्षिता का चेहरा इस तरह पीला क्यों दिख रहा है? दरअसल ये दोनों प्रिंस और दक्षिता थे। जब प्रिंस की नींद खुली तब वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देख कंफ्यूज हो गया था। दक्षिता को कल से आज तक 3 माइशोफोबिया और अटैचमेंट डिसऑर्डर के इंजेक्शन और ड्रिप लग चुके थे, जिस वजह से दक्षिता के अंदर विटामिन डी की कमी आ चुकी थी, जिस वजह से उसका पूरी बॉडी पीली दिख रही थी। प्रिंस प्यार से दक्षिता के चेहरे को सहलाने लगा। उसने महसूस इसके बाद भी दक्षिता उठ नहीं रही है। वह दक्षिता के दूसरे हाथ की तरफ देखता है, जहां प्रिंस को ड्रिप लगाई दिखती है। प्रिंस अपनी मासूम नजरों से उस ड्रिप की नली का पीछा करता है। प्रिंस देख साइड में एक प्लास्टिक का केन दवाई से भरा लटका हुआ है, जिससे दवाई टपक कर दक्षिता के उस ड्रिप से अंदर जा रही है। अचानक प्रिंस की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी एंजल को हुआ क्या है। वो दक्षिता का चेहरा सहलाकर दक्षिता को उठाने के लिए सिसकते हुए बोला, एंजल प्लीज उठ जाओ, आपके क्यूटी को भूख लगी है। एंजल तुम सो क्यों रही हो? देखो सुबह हो गई, उठो ना। और तुम्हारे हाथ में इस इंजेक्शन को किसने लगाया है? इंजेक्शन से बहुत दर्द हो रहा है। प्रिंस एक पल रोता दूसरे पर उस हाथ के पास जाकर उस पर धीरे धीरे फूंक मारने लगता, फिर दोबारा सिसकते हुए बोला, प्लीज एंजल इसे निकालो ना। एंजल देखो किसी ने आपको इंजेक्शन लगा दिया है। उठो एंजल, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए थोड़ा सा खाना बना दो। एंजल उठो ना प्लीज। इसी तरह प्रिंस बच्चों की तरह रोते हुए दक्षिता को उठाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस सिसकते हुए दक्षिता को बार बार हिलाकर उसे उठने के लिए बोल रहा था। जब तक दक्षिता नहीं उठी उसने आगे बढ़कर दक्षिता के होठों पर बहुत सारे बेबी किस करते हुए कहा, एंजल उठो ना, आपका क्यूटी आपसे बहुत प्यार करता है, आपका बिना मैं नहीं रह सकता। एंजल आप अपने क्यूटी से नाराज है क्या? मैं गंदी आंटी के साथ वहां पर गया, लेकिन मैं बिट्टू के साथ गया था, वो आंटी हमें लेकर गई थी। मुझे लगा आप वहां पर हो, मैं दोबारा कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगा। फर्स्ट मिस्टेक समझकर एजेंट प्लीज नाराज मत हो। ये बोलते हुए प्रिंस दक्षिता के पूरे चेहरे पर किस कर रहा था। इसके साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दक्षिता बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। प्रिंस बार बार दक्षिता के होंठों, नाक, गालों, फोरहेड, हाथ पर किस किया जा रहा था, लेकिन दक्षिता हिल ही नहीं रही थी। प्रिंस की ज्यादा देर रोने से हिचकियां चालू हो गई थी। वह बच्चों की तरह हिचकी लेकर रो रहा था, दक्षिता को उठाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस के आंसू जैसे जैसे दक्षिता के चेहरे पर पड़ रहे थे, वैसे हो दक्षिता की पुतलियां हिलने लगी। दक्षिता के हाथों फिंगर में मूवमेंट होने लगी। प्रिंस बस रोने में और दक्षिता को किस में बिजी था, जिस वजह से उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। दक्षिता जो अभी बेहोश थी, उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोल कर दी, फिर धीरे देखा कोई उसके पास बैठा बच्चों की तरह रो रहा है। दक्षिता कंफ्यूजन में दिख रही थी, लेकिन जो आंसू जो उसके चेहरे पर हाथों पर पड़े थे वह उसे किसी लावा से कम नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन आंसुओं से उसका दिल जल रहा है। इस पर दक्षिता ने अपने मन में कहा, मेरे पास दिल ही नहीं है, फिर मुझे ये जलन कैसी हो रही है। फिर दक्षिता अपनी पलकें झुकाकर अपना विजन क्लियर करती है, फिर अपने पास बैठे उस मासूम बच्चे को देखती है, जो अभी भी बच्चों की तरह रोते हुए उसे उठने के लिए बोल रहा था। उसके साथ ही बोल रहा था उसे भूख लगी है। अटैचमेंट डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारे इंजेक्शन के सारे इमोशन एकदम शांत हो गए थे, जिस वजह से उसका दिमाग ब्लैंक हो गया है, जिससे दक्षिता इतनी कंफ्यूजन में लग रही है। फिर ध्यान से दक्षिता ने जब प्रिंस को देखा उसे भी याद आ गया, कल क्या हुआ था उसे याद आती है। दक्षिता की आंखों से 2 आंसू बह बिस्तर पर गिर गए। आज 5 साल बाद फिर दक्षिता की आंखों से आंसू निकले थे। इतने में भावेश और कीर्ति थी, जो बाहर ही किसी बात का डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने किसी के सिसकने की आवाज सुनी। वह दोनों जैसे ही वार्ड का दरवाजा खोलते हैं, प्रिंस की हालत देखकर दोनों घबरा जाते हैं।
भावेश दौड़कर प्रिंस के पास जाने ही वाला था। अचानक उसका हाथ कीर्ति ने पकड़ लिया। उसे दक्षिता की तरफ देखने का इशारा किया तो भावेश ने देखा जो दक्षिता कल से बेहोश पड़ी है। उसकी बॉडी में जब उसके इमोशन कंट्रोल से बाहर होते पूरी तरह उसकी बॉडी सफ़ेद हो जाती। जैसे ही कीर्ति उसे इंजेक्शन लगाती थी उसकी बॉडी एकदम पीली हो जाती थी। पूरी रात भावेश और कीर्ति ने दक्षिता का ख्याल रखा था। प्रिंस की हालत स्टेबल थी, वह बेहोश था। प्रिंस को नींद की सख्त जरूरत थी। प्रिंस के रोने की वजह से दक्षिता को होश आ रहा था। ये देखते ही भावेश के आंखों से भी 2 आंसू की बूंद बह गई। वह एकटक प्रिंस और दक्षिता को देखने लगा जब दक्षिता की आंखों आंसुओं से भरी थी। भावेश और कीर्ति ने ये देखा, वो दोनों हैरान हो गए। लेकिन जब कीर्ति ने दक्षिता की आंखों से बहते हुए आंसू देखे तब अचानक कीर्ति के पैर लड़खड़ा गए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था दक्षिता ने किस तरह अपनी जिंदगी में कभी ना रोने की कसम खाई थी। उस दिन के बाद दक्षिता ने हमेशा गुस्सा किया था। दक्षिता हमेशा के लिए हंसना और रोना भूल गई थी। दक्षिता के लिए उसका काम ही उसकी जिंदगी जीने की वजह बन गया था। आज दक्षिता की आंखों से बहते आंसू देखकर किसी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में भींचम दिया हो। इधर बाहर करण, अर्जुन, ईशा, निशा, नमन, रमन और बॉडीगार्ड्स भी दक्षिता और प्रिंस के इमोशनल मोमेंट को देख अपनी आंखों में नमी महसूस कर सकते थे। इधर उन सब लोगों के पास ही खड़े आशीष, प्रीति, आनी, लकी, विक्की अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनकी सख्त बॉस अंदर से इतनी ज्यादा टूटी हुई अकेली है। आज उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था। जरूरी नहीं इंसान बुरा, कठोर, गुस्से वाला या फिर खड़ूस एरोगेंट दिखता है। वो अंदर से भी ऐसा ही है। वो अंदर से प्यारा और दिल से टूटा हुआ हो सकता है। अकेपन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी इंसान को उसके बाहरी पर्सनैलिटी से जज नहीं करना चाहिए। आज ये देख उन 5 लोगों को समझ में आ गई थी। इधर कपिल को भी जब विक्की से प्रिंस और बिट्टू के बारे में पता चला था तब वह भी बिट्टू के वार्ड में बिट्टू से मिलने गया था। बाहर इतना सन्नाटा महसूस कर कपिल भी बाहर आ गया था। उन लोगों को इस तरह रोता देख वो कंफ्यूज हो गया था। वह चलते हुए उन सब लोगों के पास आया। उसने भी जब अपनी सामने वार्ड में हो रहे इमोशनल सीन देखा वह लड़खड़ा कर दीवार के सहारे खड़ा हो गया था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। बिट्टू भी बाहर आ चुका था। उसे पता था प्रिंस की हालत भी खराब होगी अगर बाहर कुछ हुआ है। कहीं प्रिंस को कुछ ऐसा नहीं गया जिस वजह से बिट्टू धीरे धीरे चलता हुआ वहां पर आया। जब उसने प्रिंस और दक्षिता को इस तरह देखा वो बिना किसी की परवाह के दक्षिता के वार्ड में आकर बिस्तर के पास खड़ा होकर अपने भरे गले के साथ बोला दिया, आई एम सॉरी। ये सुनते ही दक्षिता का ध्यान टूटा और उसने देखा सब लोग उसे ही देख रहे हैं। तब उसने जल्दी से अपने चेहरे को सख्त बनाया और अपने आंसुओं को इस तरह छुपाया जैसे वह कभी उसकी आंखों में ही नहीं थे। इधर प्रिंस जो अपने में ही बड़बड़ा रहा था उसने अपना सर उठाकर देखा दक्षिता को होश आ गया है। बिट्टू भी सही सलामत उनके बिस्तर के पास खड़ा है। प्रिंस जल्दी से दक्षिता के पास लेटकर उसे हक करके फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए एक ही बात बोला, एंजल आपको क्या हो गया था? मैं बहुत डर गया था। आप क्यों सो रही थी? आपको ही क्या हुआ? आप इतना ये लोग क्यों दिख रही हैं? आप हमेशा गुलाबी क्यूट लगती थी। आपके हाथों को चेहरे को क्या हो गया? आप इस तरह ये लोग क्यों दिख रही हैं? मुझे ऐसे आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सुन दक्षिता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर कीर्ति ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उस वार्ड की विंडो के कर्टन खोल दिए। कीर्ति जानती थी दक्षिता के अंदर विटामिन डी की कमी के कारण, इतने इंजेक्शन लगने के कारण उसकी बॉडी पीली हो गई है। अगर उसे कुछ देर धूप मिली शायद कुछ तो फर्क दिखेगा। ये सोचते हुए उसने खिड़की के पर्दे खोल दिए थे। सीधी धूप की किरण प्रिंस और दक्षिता के ऊपर गिरी जिससे उनकी स्किन एकदम सोने की तरह चमकने लगी। जिस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन यहाँ के इमोशनल माहौल की वजह से किसी को भी यह सीन अच्छा नहीं लग रहा था। अगर यह हसीन घर पर होता शायद वह लोग इस सीन को देखकर बहुत ही खुश होते, लेकिन इस वक्त उन सब लोगों को अपने दिल में अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। इधर कीर्ति ने वहीं पर पड़े मेडिकल किट से इंजेक्शन निकाले दक्षिता को लगाने ही जा रही थी। उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस भी। कीर्ति ने अपना सर उठाकर देखा, उसका हाथ प्रिंस ने पकड़ रखा था। वह अपनी मासूम आंखों में आंसू भरकर बोला, कीर्ति दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये सुन सब आसानी लोग कंफ्यूज हो गए। प्रिंस की यह क्या बोल रहा है? वही आंखें बंद करके लेटी दक्षिता ने भी अपनी आंखें खोलकर प्रिंस की तरफ देखा। प्रिंस ने कीर्ति को ऐसा क्यों कहा और कीर्ति ने ऐसा क्या कर? क्या दक्षिता जल्दी ही ठीक हो जाएगी? भावेश का क्या रिएक्शन होगा? प्रिंस की बात सुनकर जाने के लिए अगला चैप्टर पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। मुझे तो सारे ही रीडर्स कंजूस मिले हैं। आप लोग इतने कंजूस क्यों हो? रुको सभी लोग कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।